गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रोशन पांडे, पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय के बीएड कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बताना चाहूँगा। ख़ास तौर पे जो लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं जिसमें सिर्फ बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, उसके फाइल्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये सिलेबस है, ये रहा। ठीक, तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि आपने 4 पेपर आपने एग्ज़ाम दिया है थियोरी का। समसामयिक भारतीय शिक्षा, अधिगम आकलन, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान और समावेशी शिक्षा। ये 4 पेपर आपने दिया है और अब आपको प्रैक्टिकल्स बनाने हैं फाइल, जो 75 नंबर के पूरे प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक, EPC 1 आपने एक बार सिलेबस देख लीजिए। EPC 1 आपको दिया गया है व्यक्तित्व विकास, आत्म अवबोध, संप्रेषण कौशल, जिसमें भाषा का प्रयोग एवं वाक सुधार सहित पर बल देते हुए। ठीक, तो इसमें आपको सबसे पहली बात तो यहाँ से आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप ये फर्स्ट है। इंटर्नशिप का मतलब कि आपको प्राथमिक विद्यालय, साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालय और अपर माध्यमिक विद्यालयों में जाके वहाँ पे विजिट करना होता है और देखना होता है कि वहाँ की कार्यशैली कैसी है और वहाँ पे टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, वहाँ की डिज़ाइनिंग कैसी है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे विजिट करके ही पता चलेगा। तो यहाँ से बीएड का मुख्य कार्य यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको स्कूल विजिट है। ठीक, वहाँ से बच्चों को यहाँ से आप मतलब शुरुआत ही आपका पढ़ाना से यहीं से हो जा रहा है। तो हम EPC फर्स्ट में बात करेंगे और आप विद्यालय में विजिट किए हैं। ठीक, तो विद्यालय में जैसे ही आप विजिट किए हैं तो पहला ही पॉइंट आ जा रहा है यहाँ पे आत्मबोध और भाषा कौशल। तो आपको जैसे कक्षा 6 में आपको विजिट किया आपने, तो कक्षा 6 में जाके आपको ये प्रयोग कराना है कि यहाँ पे किस तरीके का व्यक्तित्व विकास हो रहा है और साथ ही साथ आपको भाषा का किस तरीके से इन्होंने वाक सुधार कर रहे हैं और संप्रेषण कौशल किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि आपको कक्षा 6 में जाके उन्हीं के किताब से जो आपका विषय हो टीचिंग, जैसे आपका अगर हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, गणित है तो गणित, उसी चीज़ को लेके उसी चीज़ को बच्चों से पढ़वाना है और उसके भाषा पर और वाक के सुधार पर जोर देना है कि छात्र इसको दोहरवाएं और पढ़ें, और निश्चित रूप से आपको उसको चेक करना है कि ये सही से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इनकी लैंग्वेज सही है कि नहीं सही है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। विद्यापीठ, यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं वो ध्यान दें कि इस EPC 1 में सिर्फ आपको इतना ही करना है कि 4 से 5 लाइन में उस जो आपने सुधार करवाया है वो पॉइंट आपको असाइनमेंट टाइप में लिखना है। जैसे अगर हिंदी है तो हिंदी के लोग हिंदी विषय में जाएंगे, तो जो हिंदी का स्टूडेंट है उसकी किताब से कक्षा 6, 7, 8 या 1 से 5 आप उस किताब को लेंगे, 4 पेज या 5 पेज में किसी टॉपिक को लिखेंगे और उसमें अंडरलाइन करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें वाक सुधार या भाषा प्रयोग में हमने प्रयोग करवाया है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने नज़दीकी विद्यालय में जो प्राथमिक में हो वहाँ पे जाना है या माध्यमिक में हो वहाँ जाना है और बच्चों से ये प्रयोग करना है कि इसको इस तरीके से हम करें। ठीक, अब आइए EPC 2। EPC 2 अपने सिलेबस में एक बार आप नोट कर लीजिए। आपके सिलेबस में है कि विद्यालय से संबंधित विषयों की निष्पत्ति आकलन हेतु उपकरण निर्माण तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रशासन संक्षिप्त आख्या सहित। ठीक, यहाँ पे आपको विद्यालय के में उपकरण निर्माण, अब आपको टूल्स की आवश्यकता है। टूल्स मतलब कि उपकरण यहाँ पे हम आपको अभी बता रहे हैं कौन कौन से क्या उपकरण हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप बच्चों के माइंड को रीड करना है कि इनकी माइंड में किस तरीके की बातें आ रही हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उनको आपको जज करना है। ठीक, तो बस आपको इस फाइल में करना ये है कि निष्पत्ति आकलन का निर्माण। निष्पत्ति आकलन का मतलब हमें यहाँ पे 2 मनोवैज्ञानिक परीक्षण लेने हैं और उसी का हमें उपकरण निर्माण करना है। 2 मनोवैज्ञानिक, चाहे आप बुद्धि परीक्षण कर लीजिए, सब लोग एजुकेशन में पढ़े होंगे, जो एजुकेशन लिए होंगे BA में,
बुद्धि परीक्षण क्या है, उपलब्धि परीक्षण क्या है, समायोजन क्या है, थकान वाली स्थिति क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण क्या है, ये सब आपने पढ़ा है अपने एजुकेशन में। जो लोग एजुकेशन लिए हैं, जो एजुकेशन बीए में नहीं था वो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में अधिगम में पढ़े हैं सेकंड पेपर में कि बुद्धि क्या है, उपलब्धि क्या है, ये सारी बातें आपने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के दूसरे पेपर अधिगम मनोविज्ञान वाले पेपर में आपने पढ़ा है। ठीक, तो ईपीसी 2 जिसमें हम निष्पत्ति का आकलन करेंगे और उपकरण का निर्माण करेंगे। इस पेपर में इस प्रैक्टिकल में हम दूसरे नंबर के प्रैक्टिकल में सिर्फ इतना ही करेंगे कि हमें 4 से 5 पेज लेने हैं, जो आपको 10 रुपए की आती है मार्केट से, वो पेज आपको लेना ही है। बस पेज लेके आपको बस इतना लिखना है कि समायोजन, जैसे आपने लिखा कि हम 2 परीक्षण यहाँ पे मनोवैज्ञानिक परीक्षण ले रहे हैं। सबसे पहले आप डाल देंगे जैसे कि मनोविज्ञान क्या है। ठीक, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है आपने किताब से आप देख के नोट कर लेंगे। उसके जस्ट बाद ही आप डालेंगे कि हम मनोवैज्ञानिक 2 परीक्षण यहाँ पे ले रहे हैं। पहला परीक्षण समायोजन, दूसरा परीक्षण आपने ले लिया व्यक्तित्व। ठीक, तो समायोजन और व्यक्तित्व, इसमें 2 पेपर आपने मनोवैज्ञानिक परीक्षण ले लिया। अब इसी का आपको उपकरण निर्माण कराना है। उपकरण निर्माण देखिए 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो आप बाहर से किसी बुक सेलर से आइजेनिक, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो अपना एक आइजेनिक परीक्षण की एक गाइडलाइन तैयार करके देते हैं कि आप इसको, ये हमारे द्वारा सही है, इसको आप स्कूल में ले जाके आप बच्चों से परीक्षण कराइए। एक दूसरा ये कि आप उनके ही जैसा उन्होंने बनाया है वैसा आप भी अपने कॉपी पे ऐसे कॉपी पे नोट करके आप विद्यालय में लेके जाके आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप अपने मन से बनाएं या उनसे कुछ अलग बनाएं ताकि आपका भी आंसर कुछ और आए। और ये भी नहीं है कि आंसर पता चला आप कक्षा 5 के स्टूडेंट से पूछ रहे हैं और क्वेश्चन बना है कक्षा 8 के स्टूडेंट के लेवल का, तो ये भी दिक्कतें आ सकती हैं जब आप प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आप मार्केट से जो आइजेनिक प्रश्नावली आती है, क्वेश्चनायर आते हैं, जो परीक्षण टूल्स आते हैं, वो आप मार्केट से अवेलेबल खरीद सकते हैं, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित हमारा जो कॉलेज है पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय में, ये आपके ग्रुप में डाला जा रहा है और लिंक भी नीचे दिया जा रहा है, तो आप यहाँ से भी उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये किस तरीके का होता है। ये देखिए, ये समायोजन प्रश्नावली है, क्वेश्चनायर है। आप ये ऐसे बच्चों को आप इसको प्रयोग करने के लिए देंगे। ठीक, तो जैसे उस बच्चे की उम्र क्या है वो भी आपको लिखना है अपने परीक्षण में, नाम, उम्र, शिक्षा क्या है, ग्रामीण है कि शहरी है, साथ ही साथ उसका दिनांक, जिस डेट को आप परीक्षण करेंगे वो दिनांक आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि डॉक्टर मिसेस बीना श्रीवास्तव MSc MAd PhD वगैरह वगैरह इन्होंने किया भी है, और आजमगढ़ में भी ये डिपार्टमेंट टीचर एजुकेशन में है। तो जो आइजेनिक है, जो ऑथेंटिक है, जो सही है, आप उन्हीं की चीज़ों को लेंगे और अपने प्रयोग में या परीक्षण में इसको शामिल करेंगे। ठीक, आइए अब आपको देखिए इसमें कुछ प्रश्न बने हैं। ठीक, इसमें 120 प्रश्न हैं जिसको हाँ या ना में जवाब देना है। तो हाँ या ना में जैसे पहला ही प्रश्न है समायोजन का, कि क्या आप कक्षा में नोट लिखना व्यर्थ समझते हैं? तो बच्चे को लगेगा कि वो व्यर्थ समझते। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं, कक्षा में जो नोट्स लिखवाई जा रही है वो सही नहीं है, हम अपने मन से खुद से लिख लेंगे, या हम नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ किताब से पढ़ लेंगे। ठीक, तो जिस तरीके का रिक्वायरमेंट आता है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बच्चा क्लास में समायोजन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या विद्यालय में टीचर से समायोजन कर पा रहा है कि नहीं, ये छात्रों के साथ समायोजन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सारी बातें वो तभी क्लियर होगी जब आप इस तरीके का कोई परीक्षण करेंगे। इसीलिए EPC 2 अर्थात इनहेंस प्रोफेशनल कैपेसिटीज इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा आप लोग। एग्जामिनर इसको भी पूछ सकते हैं कि आपने EPC का मतलब क्या है, इनहेंस प्रोफेशनल कैपेसिटीज। ये इसमें EPC 2 में समायोजन, पहले बात तो आप अपने फाइल में ये मेंशन करेंगे कि समायोजन क्या है। हर वो चीज़ समायोजन है जिसमें हम 2 लोगों के बीच में अपनी वातावरण के साथ हम स्थायित्व हो जाते हैं। जैसा वातावरण है अगर हम वैसा ढल जाएं तो निश्चित ही हम समायोजन कर पा रहे हैं।
वातावरण के विपरीत अगर चलेंगे तो निश्चित ही हम समायोजन नहीं कर पाएंगे। तो यही सेम स्थिति आप बच्चों के साथ आपको पता करनी है कि छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कक्षा 5 के स्टूडेंट से आपने ये प्रयोग करवाया कि वो बच्चा किस तरीके का समायोजन या एडजस्टमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो आप ये चीज़ें आप उनको देंगे। साथ ही साथ ये बच्चा सॉल्व करेगा जैसा उसको लगेगा ये सारी चीज़ें। तो जैसे वो सॉल्व करेगा आप उसकी स्थिति के अनुसार उसके मेंटलिटी का पता लगा लेंगे कि इसने किस तरीके का प्रयोग किया है। अब इसमें जिन्होंने अधिगम का आकलन पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, आपने पढ़ा होगा कि इसमें जेड स्कोर, टी स्कोर और साथ ही साथ आइजेनिक रॉ स्कोर, ये इन स्कोरों से आप इनकी तुलना करके आप एक कंपैरेटिव रिजल्ट आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आप इसमें पहले समायोजन क्या है उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद समायोजन के प्रकार लिख सकते हैं, उसके बाद आप उसमें लिखेंगे कि किस पे आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं। आप जैसे डाल दिए, आपने लिखा कि हम कक्षा 5 के किसी का नाम ले लीजिए कि इनके नाम पे हम प्रयोग करने जा रहे हैं, इनकी उम्र इतनी है, इन्होंने यहाँ तक की शिक्षा ली है, ये ग्रामीण है कि शहरी है, इनका आज का दिनांक डाल के आप इस पेज, लेकिन ध्यान रहे कि अपने प्रैक्टिकल के फाइल में ये पीछे सॉल्व किया हुआ पेज आपको पीछे पेस्ट करना है, लगाना जरूर है, इसको भूलिएगा मत। ठीक, उसी प्रकार आपको 2 मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने हैं। उसी प्रकार आपका ये व्यक्तित्व प्रश्नावली वाला पेज है, इसका हिंदी रूपांतरण हमने आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें भी आपको सॉल्व भी कराना है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें आपको छोटे बच्चों को ये वही सेम करना है कि आपको बच्चों को देना है, साथ ही साथ वो बच्चा यहाँ पे देखेगा और जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा ये आंसर देगा। ठीक, तो सबसे पहले जैसे ही आपका समायोजन वाला टॉपिक खत्म हो रहा है, आपने आंसर बता दिया कि वो बच्चा किस प्रवृत्ति का है। दूसरा पॉइंट डालेंगे कि व्यक्तित्व प्रश्नावली। ठीक, तो आइजेनिक व्यक्तित्व प्रश्नावली ये है जो आप बच्चों को देंगे और बच्चा हाँ या ना में आंसर देगा। तो सबसे पहले ही आप उसकी व्यक्तित्व की परिभाषा लिखेंगे, आपको नेट पे भी मिल जाएगा, आपके बुक में भी है। ठीक, तो व्यक्तित्व की परिभाषा लिखेंगे, साथ ही साथ जैसे ही व्यक्तित्व की परिभाषा लिख लेते हैं, व्यक्तित्व का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक परीक्षण आप किस पे कर रहे हैं ये भी डिटेल आप उसमें डालेंगे कि हम कक्षा 6, 7, 8 है 1 से 5 किसी भी बच्चे के ऊपर हम ये प्रयोग करने जा रहे हैं और ये इस वर्ष मतलब इतने आयु का है। ठीक, तो उसके बाद इसकी शिक्षा यहाँ तक हुई है, ये इस कक्षा का है, सारी चीज़ें आप डाल देंगे। उसके बाद इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने रहेंगे जिसमें हम 57 प्रश्न आपके इस आइजेनिक में है। ये प्रश्न आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ही बनाना है, नहीं तो किसी अपने मन से आपको नहीं बनाना है, आपको आइजेनिक ही लेना है, क्योंकि हर चीज़ें वही मानी जाती, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया कि जो ऑथेंटिक है, जो किसी के द्वारा ऑथेंटिक दिया जाता है वही अब मान्य होता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा ही मान्य होती है, अपने खुद के मन से बनाया हुआ या किया हुआ कार्य कब किसी को मान्यता नहीं दी जा सकती है ऐसे चीज़ों पे। ठीक, तो दूसरी चीज़ कि आपको ये बच्चों से सॉल्व कराना है। जैसे पहला ही है, इसमें प्रश्न है हाँ या ना में कि क्या आप अक्सर उत्तेजना के वंशीभूत हो जाते हैं। तो कक्षा 6, 7, 8 बच्चों को बताना है कि आप वंशीभूत हो जाते, उत्तेजित होते हैं, गुस्से हो जाते हैं। तो यह बच्चा हाँ या ना में आंसर देगा। साथ ही क्या आप प्राय अपने मित्रों द्वारा प्रोत्साहित होने की अपेक्षा रखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इस आइजेनिक में है, आप इसको सॉल्व करवाइए। सॉल्व करवाने के बाद इसका जो आंसर शीट है आप उसी प्रैक्टिकल्स के फाइल्स में पीछे ऐसे अटैच कर देना है। ठीक, तो जैसे ही आप अटैच कर देंगे और उसमें एक आंसर लिखेंगे कि ये बच्चा किस प्रवृत्ति का है, ये इसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक, व्यक्तित्व में आप इसका हॉबी, इसमें इस हॉबी से संबंधित भी प्रश्न है और जीवन से संबंधित भी बातें हैं, गुस्से से संबंधित है, इमोशन से संबंधित भी इसमें प्रश्न है। तो बच्चे के व्यक्तित्व के हर मोशन से संबंधित इसमें प्रश्न है जो बच्चे से आप सॉल्व करवाइए और उसका आंसर आप अपने फाइल में मेंशन करिए खास तौर पे। ठीक, तो ये EPC 2 है। जो ना समझ में आए आप कॉलेज के में जो कांटेक्ट नंबर है वो आप वहाँ से बात कर सकते हैं।
ठीक। अब बात हम करेंगे विद्यालय संबंधता में इंटर्नशिप फर्स्ट। ठीक, ये 4 सप्ताह का यहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है। बीएड का जो मुख्य कार्य आपका स्टार्ट होता है वो यहाँ से है, हमने पहले ही आपको बता दिया। ठीक, तो पूरे 4 सप्ताह का प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जो ब्रॉड रूप में है, अर्थात बीएड के 3rd सेमेस्टर में जो आपकी टीचिंग होती है, अर्थात आपको 4 सप्ताह यहाँ देना है, बाकी 2 महीना आपको वहाँ पढ़ाना होता है। ठीक, तो वहाँ जाके भी आपको बच्चों को अब पढ़ाना होता है, क्योंकि आपने विजिट भी कर लिया है, वहाँ के देखरेख भी कर लिया है, अब आपको वहाँ पे जाके सिर्फ पढ़ाना होता है। ठीक, तो अब आपको इंटर्नशिप फर्स्ट, जिसमें विद्यालय भ्रमण, ठीक, 1 सप्ताह तक आपको विद्यालय में भ्रमण करना है। अर्थात 1 सप्ताह मतलब आपको 7 दिनों में आपको 2 दिन आपको प्राथमिक में जाना है, 2 दिन आपको माध्यमिक में जाना है, फिर 2 दिन आपको अपर माध्यमिक में जाके विजिट करना है और वहाँ पे जाके सिर्फ वहाँ की गतिविधि के बारे में देखना है। मैं आपको सीधे पॉइंट भी बता दूंगा अभी इस वीडियो में कि कौन कौन से इसमें पॉइंट्स आने वाले हैं, किन किन चीज़ों को आपको वहाँ पे जाके देखना है, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, मैं अभी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक, तो विद्यालय भ्रमण, आपको सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्राथमिक विद्यालय में किस तरीके का आपको जो जांच करनी है, किस तरीके का भ्रमण करना है, टूर करना है एक प्रकार से प्राथमिक विद्यालय में जाके, वो आपको देखना है अब। ठीक, तो सबसे पहला ही पॉइंट आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। पहला ही पॉइंट है विद्यालय का नाम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाँ पे आप जा रहे हैं। ठीक, तो विद्यालय में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप विद्यालय का नाम नोट कर लीजिए, पॉइंट डाल लीजिएगा विद्यालय का नाम। दूसरा, विद्यालय की स्थिति। ठीक, स्थिति मतलब कि यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है, साथ ही साथ कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन सभी का डिटेल्स। आप जब किसी जगह नए जगह पे जाते हैं तो आप वैसे भी वही कार्य करते हैं, लोकेशन को देखते हैं। ठीक, तो एज ए सेम है कि आप विद्यालय में जा रहे हैं तो विद्यालय को, लोकेशन को देखिए कि ये विद्यालय का नाम क्या है, किस लोकेशन पे है, साथ ही साथ यहाँ पे कितने लोग हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, ये देखने का विद्यालय का स्तर आप जानेंगे कि ये विद्यालय कहाँ तक है। प्राथमिक में गए हैं तो निश्चित ही ये 1 से 5 तक है, लेकिन तो उसके बाद 1 से 5 तक ये विद्यालय है। साथ उसके बाद पॉइंट डालेंगे कि सह शिक्षा। ठीक, सह शिक्षा अर्थात यहाँ पे सिर्फ बालक ही बालक पढ़ते हैं कि बालिकाएं भी पढ़ती हैं। अगर बालक ही बालक पढ़ते हैं तो लिख देंगे कि सह शिक्षा में ये विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय नहीं आता है, यहाँ सिर्फ बालक ही पढ़ते हैं। अगर सह शिक्षा में आता है तो आप पॉइंट डाल देंगे कि ये बालक और बालिकाएं दोनों लोग इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट जो आ रहा है वो है मान्यता की श्रेणी। अब निश्चित है कि जिस विद्यालय में आप गए हैं कहीं ना कहीं से वो मान्यता तो मिला ही होगा। अब वो मान्यता आपको भारत सरकार ने दिया है या आपने खुद से वो कॉलेज खुला, जैसे सीबीएसई के प्राइवेट स्कूल्स हैं, अब वो मान्यता तो सीबीएसई दे रही है। अब प्राथमिक विद्यालय जो अगर गवर्नमेंट है तो आप लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक, प्रबंधक या प्रधानाचार्य, आप निश्चित है किसी नए जगह जाएंगे तो वहाँ के प्रबंधक या प्रधानाचार्य तो मिलेंगे ही। ठीक, तो अगर प्रधानाचार्य हैं तो उनका डिटेल्स आप अपने फाइल में, ये सारी बातें आपको फाइल्स में लिखनी है, आप पॉइंट नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद छात्रों की संख्या हम लोग हो ही गया। शिक्षकों की संख्या जो महत्वपूर्ण है, अब वहाँ पे टीचर्स कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 है, जो भी संख्या है आप विषय वाइज आप नोट करेंगे कि ये टीचर्स हैं वो ये पढ़ाते हैं, ये टीचर्स हैं वो ये पढ़ाते हैं। ठीक, उसके बाद खेल शिक्षक। अब विद्यालय तो है प्राथमिक विद्यालय, अब वहाँ पे फील्ड अगर है तो निश्चित ही वहाँ पे खेल होता होगा। अगर खेल हो रहा है तो निश्चित ही वहाँ पे आपको टीचर्स का जो डिटेल है वो आपको अपने फाइल में मेंशन करनी होगी। साथ ही हमने बताया खेल का मैदान अगर है तो आप पॉइंट डालेंगे खेल का मैदान में, हाँ यहाँ पे खेल का मैदान उपलब्ध है। ठीक, अगला पॉइंट कंप्यूटर कक्ष। अब निश्चित है छोटे बच्चे हैं 1 से 5, या तो कंप्यूटर कक्ष होगा या तो उनके सिलेबस में कंप्यूटर होगा। ठीक, तो कंप्यूटर कक्ष में अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि यहाँ पे कोई कंप्यूटर कक्ष अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके सिलेबस में कंप्यूटर पढ़ाई जाती है। ठीक, तो इस तरीके का ये है। साथ ही साथ अब अगले पॉइंट में मैं बात करना चाहूँगा, अगला है
प्रातःकालीन दिनचर्या, ठीक। प्रातःकालीन दिनचर्या आप डालेंगे तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे प्रार्थना हो रही कि नहीं हो रही है। अगर बच्चे डायरेक्ट स्कूल मतलब क्लास में क्या चले जा रहे हैं कि नहीं चले जा रहे हैं, ये सब आपको देखना है, रूटीन देखना है कि सुबह सुबह आते हैं तो क्या प्रार्थना होती है, प्रार्थना होती है तो क्या बच्चे को लाइन में खड़ा कराया जाता है या खुद वो खड़े हो जाते हैं, ठीक। टीचर्स क्या लाइन में खड़े हो रहे हैं या टीचर्स इधर उधर बैठे हैं या खड़े हैं, ये सारी बातें आपको अपने फाइल में मेंशन करनी है। साथ ही विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई। अब निश्चित ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई स्कूल है जहाँ पे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, सरस्वती मंदिर है, तो ऐसी जगह अगर साफ़ सफाई होती है कि नहीं होती है, ये आपको अपने फाइल पे भी मेंशन करना है, वहाँ पे देखना भी है, ठीक। उसके बाद विद्यालय में छात्र छात्रा का क्या दृष्टिकोण है, विद्यालय में छात्र छात्रा का क्या दृष्टिकोण है विद्यालय के प्रति। मतलब अगर कोई छात्र आ रहा है तो उसका क्या दृष्टिकोण बनता है कि हमारा विद्यालय में साफ़ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डेस्क सही होने चाहिए कि नहीं, तो क्लासेस सही रनिंग में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या शोर कितना करते हैं, डिसिप्लिन्ड कितना है, ये सारी बातें आपको अपनी फाइल पे लिखेंगे कि हम यहाँ पे छात्र डिसिप्लिन्ड हैं या अनुशासित हैं और सभी छात्र नियमित रूप से कक्षा में आते हैं या क्लास अटेंड करते हैं, ये आपको अपने फाइल पे मेंशन करनी है, ठीक। उसके बाद आपको एक छोटा सा अपना निष्कर्ष देना है कि आपने 2 दिन का विजिट किया है हमारे प्राथमिक विद्यालय में आके, तो आपको यहाँ का विद्यालय कैसा लगा, कि आप यहाँ, तो उस निष्कर्ष में आप डालेंगे कि हम यहाँ अपने भी विजिट किए हैं, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, सभी नियमित रूप से क्लास लेते हैं, ठीक, अनुशासित हैं, टीचर्स भी अनुशासित हैं, समय पे अपने कक्षा में जाते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक। ये सारी बातें ओवरऑल एज ए गुड स्कूल आप उसको एक रेटिंग दे देंगे, ठीक। तो इस तरीके से प्राथमिक विद्यालय की जो आपकी टूर है, एज ए भ्रमण है, विजिट है, वो यहाँ पे पूरी हो रही है, ठीक। अब आप पॉइंट डालेंगे माध्यमिक लेवल पे, माध्यमिक विद्यालय, ठीक। तो अब आप कक्षा 6 से 8 में अब अपना विजिट कर रहे हैं, आप मतलब वहाँ पे भी जा रहे हैं देखने के लिए 2 दिन के लिए बस, ठीक। तो जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहला ही काम वही सेम करेंगे, विद्यालय का नाम, ठीक। तो विद्यालय का आप नाम डालेंगे, उसके बाद विद्यालय की स्थिति जिसमें विद्यालय का एड्रेस डालेंगे कि ये विद्यालय का पता किस लोकेशन पे है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अपने विद्यालय के पता में ये भी डालेंगे कि इस विद्यालय से मेन रोड की दूरी कितनी है जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, ठीक। इन बच्चों का घर कितना दूर है जहाँ से ये ट्रेवल कर रहे हैं डेली आने के लिए, ठीक। ये सारी बातें आप अपने फाइल में लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय का स्तर, ये विद्यालय कहाँ से लेके कहाँ तक है। अगर निश्चित है माध्यमिक है तो कक्षा 6 से 8 ही तक होगा, तो कक्षा 6 से 8 तक है जिसमें छात्र छात्रा अध्ययन करते हैं। उसके बाद सहशिक्षा, हमने पहले ही बताया कि सहशिक्षा में अगर बालिका है तो निश्चित रूप से लिखेंगे कि यहाँ सिर्फ बालिका या बालक ही पढ़ते हैं, दोनों पढ़ रहे हैं तो सहशिक्षा के अंतर्गत ही आ रहा है ये, ठीक। उसके बाद मान्यता की श्रेणी, वो भी हमने बताया कि मान्यता श्रेणी में अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या प्राइवेट स्कूल है तो वो उनके बारे में आप अपना डिटेल देंगे। विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाचार्य, उनका डिटेल आप डालेंगे कि ये विद्यालय के प्रबंधक हैं, इनका नाम ये है, ये इतने सन से इतने सन तक यहाँ पे इतने सन से कार्यरत हैं, आप ये बस इतना डाल देंगे, ठीक। या प्रधानाचार्य है तो उनका डिटेल। छात्रों की संख्या जो महत्वपूर्ण है, हर कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक, क्योंकि आप विजिट करने गए हैं, आप वहाँ पे देखने घूमने गए हैं, देखने गए हैं, तो सभी डिटेल आपको अपनी फाइल पे मेंशन करनी है। तो छात्रों की संख्या क्या है आप डाल देंगे, 100 है, 200 है, 500 है, कुछ भी, ठीक। उसके बाद शिक्षकों की संख्या, अब छात्रों की संख्या मालूम हो गई तो शिक्षकों की संख्या आप मेंशन करेंगे कि यहाँ पे कितने टीचर्स अवेलेबल हैं, कौन से टीचर्स किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, किस कक्षा को के मतलब हेड हैं, वो आपको बताना है कि कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे खेल का मैदान, माध्यमिक विद्यालय है तो निश्चित ही खेल का एक छोटा सा मैदान तो होगा ही, तो अगर है तो हाँ लिखेंगे कि हाँ यहाँ पे खेल का मैदान अवेलेबल है, नहीं है तो नहीं है लिख देंगे, ठीक। खेल सामग्री,
माध्यमिक विद्यालय है तो खेल का सामग्री, बैट बॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कुछ भी वहाँ पे सामग्री क्या रखी है कि नहीं रखी है, कोई ऐसा रूम बना है कि नहीं बना है, आप उसको देखेंगे। उसके बाद कक्षा शिक्षण, ठीक, कक्षा शिक्षण में कक्षा में शिक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो क्लास में टाइमली अपडेटेड हैं कि नहीं है, वो भी आप पॉइंट डालेंगे। तो कक्षा शिक्षण भी एक पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्रीड़ा शिक्षा, खेल का मैदान बताया हमने पहले ही, ठीक। कंप्यूटर कक्ष, पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए, कंप्यूटर कक्ष, अर्थात कंप्यूटर में कंप्यूटर कोई कक्ष आपका आपके उस प्राथमिक विद्यालय में है कि नहीं है। साथ ही साथ निश्चित रूप से आपको ये जानकारी वहाँ पे लेनी चाहिए क्योंकि माध्यमिक विद्यालय है, कक्षा 6 से 8, उनके सिलेबस में भी होगा कंप्यूटर। क्या वहाँ पे रियल रूप में कंप्यूटर का कोई ऐसा रूम है जहाँ पे कंप्यूटर हैं? अगर हैं तो क्या वो चल रही हैं, बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कोई सिखाने वाला कोई टीचर्स है? तो ये सारी जानकारी आपको अपने फाइल पे मेंशन करनी है कि हाँ यहाँ पे कंप्यूटर कक्ष हैं, यहाँ पे 3 कंप्यूटर या 4 कंप्यूटर है जहाँ जो टीचर्स सिखाते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं कंप्यूटर से संबंधित। अगला प्रयोगशाला, कक्षा 6 से 8 है, साइंस है, तो कोई प्रयोगशाला अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक, कोई लैब है कि नहीं है, ये आप जानकारी में देंगे, ठीक। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे विज्ञान की प्रयोगशाला है, जो टीचर्स यहाँ पे समय समय पे प्रयोगशाला में ले जाके प्रयोग करवाते रहते हैं, ठीक, ये आप डालेंगे। अगला पुस्तकालय, कक्षा 6 से 8 है, छोटी सी एक लाइब्रेरी तो होगी जहाँ पे किताबें रखी होंगी, ठीक। उसके बाद प्रातःकालीन दिनचर्या, तो निश्चित है कि प्रातःकालीन दिनचर्या में आप डालेंगे कि यहाँ पे आके ये प्रार्थना होती, जो प्रार्थना हो रही हो वो प्रार्थना आप उसमें मेंशन करेंगे अपने फाइल में कि यहाँ पे वह शक्ति हमें दो दया निधि कर, ये प्रार्थना हो रही है। कोई और प्रार्थना हो रही हो तो वो 10 लाइन या 12 लाइन का वो प्रार्थना आप अपने फाइल पे मेंशन कर लेंगे। साथ ही साथ मिड डे मील जो महत्वपूर्ण है आपके फाइल के लिए कि यहाँ पे मिड डे मील की व्यवस्था है कि नहीं है। मिड डे मील तो निश्चित है 1 से 5 में भी होगा, तो आप वहाँ भी जाके मेंशन कर लीजिएगा। अभी याद आया, तो मिड डे मील आप मेंशन कर लीजिएगा कि मिड डे मील की व्यवस्था है कि नहीं है। साथ ही साथ बच्चों को समय पे और दिन प्रतिदिन अलग अलग पदार्थ या पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ उनको खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, साथ, ठीक, तो बच्चे किस तरीके से इसका सेवन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक। तो ये आपको लिखना है अपने फाइल में। उसके बाद यहाँ से आपका निष्कर्ष आप दे सकते हैं। निष्कर्ष में आप डालेंगे कि हमने माध्यमिक विद्यालय में विज़िट किया, हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे विद्यालय सही रूप से चल रही है, यहाँ पे इतने टीचर्स हैं जो सही रूप में पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन्ड क्लास है, मिड डे मील की योजना ठीक चली, ओवरऑल बहुत ही अच्छा विद्यालय है इस क्षेत्र में, ठीक। तो आपने अपना रेटिंग या निष्कर्ष आपने अपना दे दिया। अब आप अपर माध्यमिक विद्यालय अच्छा अर्थात आप 9 से 10 और 11 से 12 में विजिट कर रहे हैं सिर्फ 2 दिन के लिए, ठीक। तो कक्षा 9, 10 और 11, 12 में विजिट कर रहे हैं 2 दिन के लिए। यहाँ पे भी एज ए सेम रहेगा कि सबसे पहले छात्रों की संख्या, विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में आप कक्षा 9, कक्षा 10 में आप गए हैं, ठीक। वहाँ पे प्रधानाचार्य कौन है, विद्यालय की स्थिति क्या है, प्रधानाचार्य का नाम लिख लेंगे जो भी हो, ठीक। विद्यालय का स्थिति क्या है, कोई किस लोकेशन पे है, ठीक। उसके बाद सह शिक्षा है कि नहीं है, बालक बालिका पढ़ते हैं या सिर्फ बालक पढ़ते हैं, ये सारा हमने बता दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। मान्यता श्रेणी, ये किस जगह मान्यता प्राप्त है, मान्यता है भारत सरकार द्वारा है या प्राइवेट कॉलेज कोई कॉलेज है, ये आप 9, 10, 11, 12 में मेंशन करेंगे। उसके बाद 9, 10 और 11, 12 में छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की क्या पोजीशन है, कक्षा 9 में कितने हैं, कक्षा 10 में कितने हैं, कक्षा 11 में और कक्षा 12 में। उसके बाद यहाँ पे अब आपको अलग अलग भी करने हैं कि साइंस के कितने हैं, आर्ट के कितने हैं, कॉमर्स के कितने हैं, ठीक। तो तीनों की कैटेगरीज को आपको अलग अलग यहाँ पे बतानी है अपने फाइल में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे शिक्षकों की संख्या क्या है,
कितने ऐसे शिक्षक हैं जो कॉमर्स में पढ़ा रहे हैं, कितने ऐसे शिक्षक हैं जो सिर्फ साइंस को पढ़ा रहे हैं, कितने ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ आर्ट वाले विषय को पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिवाइडेड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि कंप्यूटर कक्ष यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, कोई कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, अगर है तो कितने कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स के बाद उसके टीचर अवेलेबल है कि नहीं है, कोई टीचर्स डिसिप्लिन्ड होकर वहाँ पे सिखाने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सारी बातें आपको अपने फाइल पे मेंशन कर देना है। जस्ट उसके बाद ही पुस्तकालय का हेडिंग डालेंगे कि यहाँ पे पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी है कि नहीं है। लाइब्रेरी अगर है तो किस डिपार्टमेंट से संबंधित ज़्यादा किताबें हैं। ठीक, आप लाइब्रेरी में भी जाएंगे घूमने के लिए, तो लाइब्रेरी में की क्या व्यवस्था है, उनको किताब किस प्रकार से इशू की जाती है। ठीक, तो वो सारी बातें आपको अपने फाइल में लिखना है। बैठने की व्यवस्था उचित है कि नहीं है, लाइब्रेरी बड़ी है या छोटी है, या बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, सभी बातें आपको अपने फाइल पे मेंशन कर देना है। ठीक, वहाँ पे भी कक्षा 9 या कक्षा 10, 11, 12 में विद्यालय में प्रातः दिनचर्या कैसी है, मतलब बच्चे आ रहे हैं कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 के, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं या डायरेक्ट अपने क्लास में जा रहे हैं, ये आपको अपने फाइल पे नोट करना है। अगर प्रार्थना हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, कौन सा प्रार्थना हो रहा है, ये आप एक 10 लाइन की प्रार्थना अपने उसमें लिख लीजिएगा। ठीक, फाइल में साफ़ सफाई निश्चित ही है, कक्षा 9 और कक्षा 10 में या साफ़ सफाई तो आपको मिलने वाली है, तो किस तरीके की साफ़ सफाई है वो सारी बातें आपको अपने फाइल पे मेंशन करना है। ठीक, उसके बाद अब आपको एक निष्कर्ष देना है कि यहाँ पे इस तरीके का विद्यालय है। जैसे कक्षा 9 में गए तो कक्षा 9 का विद्यालय आपको, और कक्षा 10 का आपको किस तरीके की निष्कर्ष आपको लगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी क्लासेस सही रूप में रनिंग में है, चल रही हैं, नियमित पढ़ाई हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे विद्यालय की व्यवस्था सही है, जो टीचर्स हैं समय पे क्लास में आ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स समय पे करा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिकल्स होते हैं इसमें। ठीक, तो प्रैक्टिकल्स समय पे कराए जा रहे हैं, प्रयोगशाला अवेलेबल है, टीचर्स प्रयोगशाला में प्रयोग करा रहे हैं, फिजिक्स का जो भी है, केमिस्ट्री और कॉमर्स सबके टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओवरऑल एज ए गुड कॉलेज, ये आप अपनी रेटिंग देके अपने फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक, तो इंटर्नशिप विद्यालय संबंधता में कॉलम नंबर ए वाली फाइल अभी ये समाप्त हो रही है। टोटल 4 सप्ताह का ये विजिट है। तो पॉइंट नंबर ए हमने आपको बताया कि इतने जगह आपको विजिट करना होता है। ठीक, तो 1 सप्ताह आप प्राथमिक में, माध्यमिक में और अपर माध्यमिक में आप जाके आपने विजिट किया है, और 2-2 दिन सब में जाके आपने देखा है और अपने फाइल में मेंशन कर लिया। ठीक, तो अब आप कॉलम नंबर बी, ए हमने बता दिया विद्यालय भ्रमण, कॉलम नंबर बी ऑब्जर्वेशन है। ठीक, सेम है जो हमने अभी पूरा बता दिया विद्यालय भ्रमण। इसमें भी आपको जाके कक्षा शिक्षण का प्रेक्षण करना है, विद्यालय परिसर में पुस्तकालय जो अभी हमने बताया वही है, क्रीड़ा आयोजन से संबंधित कार्यक्रमों में प्रेक्षण द्वारा विद्यालय का पार्श्व प्रस्तुत करना। ठीक है, अब आपको ये विद्यालय में पुस्तकालय प्रयोगशाला ये निश्चित है आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 में ही मिलने वाले हैं। ठीक, तो आप एक दूसरा या उसी फाइल में ही बना लीजिए। ठीक, 4 से 5 पेज में आपको लिखना है कि हम इस विद्यालय में गए, विद्यालय का नाम, ठीक, विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम, और कक्षा 9, 10 में जो आपने बातें लिखी थी वही बातें आप यहाँ भी मेंशन करेंगे और लिखेंगे कि यहाँ पे पुस्तकालय अवेलेबल है, यहाँ पे प्रयोगशाला अवेलेबल है, खेल का मैदान उपलब्ध है। ठीक, और एक विद्यालय का चित्र, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण करने गए हैं आप, एक विद्यालय का कोई चित्र आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे और आप अपने फाइल पे लगा लेंगे, क्योंकि चित्र लगाना अति आवश्यक है। इसलिए क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आप इस विद्यालय में इस जगह आपने विजिट किया है और यहाँ पे जाके आपने देखा है कि यहाँ की स्थिति कैसी है। तो बी नंबर जो पॉइंट है, ठीक, बी नंबर जो पॉइंट है वो आप पॉइंट डालेंगे कि विद्यालय का प्रेक्षण। ठीक, ऑब्जर्वेशन लिखा भी है अपने मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, ये आप सिलेबस है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या तो जो जिनके पास होगा वो देख लें। तो ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक,
पॉइंट नंबर सी। अब सी में आइए। सी में लिखा है कि अनुरूपित एवं सूक्ष्म शिक्षण सत्रों द्वारा कौशल का विकास। एक सप्ताह में आपको अनुरूपित एवं सूक्ष्म शिक्षण सत्रों द्वारा कौशल का विकास। अब स्किल डेवलपमेंट थ्रू द सिमुलेटेड एंड माइक्रो टीचिंग जो आपने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग किया था, उसी से संबंधित ये पॉइंट है, मतलब सी नंबर जो पॉइंट है। ठीक, तो आपको करना ही बस इतना ही है कि आपको अनुरूपित शिक्षा, सिमुलेटेड टीचिंग किसे कहते हैं आपको पता है, ऐसी शिक्षण जो हम अपने संगी साथी के साथ बैठ के एक साथ मतलब टीचिंग करें, वो हमारे लिए सिमुलेटेड टीचिंग है। ठीक, अनुरूपित रूप से एक प्रकार से जो आपके संगी साथी हैं, जो आपके बीएड के सहपाठी हैं, उन्हीं के साथ आप बैठ के ग्रुप में जो डिवाइड करके जिस प्रकार से आपने माइक्रो टीचिंग किया था, वही आपका अनुरूपित शिक्षण प्रणाली कहलाई जाती है, सिमुलेटेड टीचिंग। ठीक, यहाँ पे आपको एक छोटे से स्किल पे, मतलब 1 डे 1 स्किल का जो हम सिखाते हैं वही स्किल आपको लेना है। जैसे प्रस्तावना कौशल है, व्याख्या कौशल है, प्रश्नावली है, तो आपको धीरे धीरे यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करना है। ठीक, आप एक साथ तो पढ़ा नहीं सकते हैं 40 मिनट, क्योंकि आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत आपने कैसे किया? माइक्रो टीचिंग से, वो भी वास्तविक जगह जाके। ठीक, माइक्रो टीचिंग में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया था? आपने विद्यालय में ही पढ़ाए थे, लेकिन अवास्तविक जगह थी, क्योंकि आपके जो सहपाठी थे, आपके साथ पढ़ने वाले वही स्टूडेंट थे, आप ही टीचर थे और आप ही स्टूडेंट थे। ठीक, अब आपको विद्यालय में जाके माइक्रो टीचिंग अर्थात कम से कम 6, 7, 8 लेसन प्लान बना लीजिए माइक्रो टीचिंग का। ठीक, हर कौशल का बना लीजिए और वही आपको एक सप्ताह जाके पढ़ाना होता है बच्चों को, अपने विषय से संबंधित जो उनका टीचिंग सब्जेक्ट होगा। ठीक, उसके बाद एंड लास्ट है ये, ठीक, डी नंबर पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, डी नंबर पॉइंट में विद्यालय उपयोगी शैक्षिक सहायक सामग्रियों का, आपको प्रदर्शनों का, संसाधनों का निर्माण करना है। अब अभी तक आपने किसी भी विद्यालय में जाके आपने सिर्फ विद्यालय का भ्रमण किया है, विद्यालय को देखा है, वहाँ की रूपरेखा को देखा है। अब आपको वहाँ के संसाधनों और सामग्रियों का निर्माण करना है। ठीक, तो इस पॉइंट में सिर्फ आपको इतना करना है कि जो भी विद्यालय में आप विजिट किए हैं, वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं और जो विद्यालय के प्रयोग के लिए हो। ठीक, जैसे कोई अच्छी सी चित्र बना दिए, ठीक, जो या कोई डायग्राफ बना दिए या कोई चार्ट बना दिए, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया। ठीक, तो कोई भी ऐसा चित्र बना दिए जो विद्यालय से संबंधित हो, विद्यालय के लिए हो, विद्यालय में प्रयोग होता हो। ठीक, तो वहाँ बैठ के ही आपको एक सप्ताह में ये कार्यक्रम पूरा करना होता है। ठीक, तो ये विद्यालय में ही जाके और विद्यालय के लिए ही इन संसाधनों को बना के आपको विद्यालय, आपको यहाँ पे जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ आके दिखाना होता है कि ये चीज़ हमने बनाया है, ये उस विद्यालय के लिए उपयोगी है। ठीक, तो जो एग्जामिनर साहब आएंगे वो इस चीज़ को देखेंगे और वही आपको इस चीज़ के बारे में नंबर देंगे कि आपने जो बनाया वो सही है कि नहीं है, या आप विद्यालय से इस चीज़ के लिए कंसर्न कर सकते हैं। ठीक, तो विद्यालय में शैक्षिक सहायक सामग्रियों को आपको बना, शैक्षिक सहायक सामग्री का मतलब आप जानते हैं कि वो सामग्री जो शिक्षा में सहायक हो, ऐसी सामग्री जो शैक्षिक शिक्षा में सहायक हो, तो वो आपको वहाँ पे रह के निर्माण करना होता है। तो ये इतनी फाइलें हैं जो हमने आपको बताया, EPC 1, EPC 2, इंटर्नशिप में A, B और C और D, ये 4 पॉइंट हमने आपको बताया। ये चारों पॉइंट आपको अपने फाइल में बना के जल्द से जल्द महाविद्यालय में जमा कराएं। ठीक।